वेपर, जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए। जैसे वाटर होता है, शाबाश, और क्या होता है, पेट्रोल होता है, शाबाश, ऐसे ये इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फिर और कुछ बताओ। हाँ, कैम्फर हो गया, कपूर, नेप्थलीन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बस एक बात यहाँ पे ये याद रख लेना कि जो नॉन वोलेटाइल होंगे, नॉन वोलेटाइल जो आपके सॉल्यूट होंगे, मतलब जिनकी वेपर नहीं बन सकती, तो उनके लिए प्रेशर भी कितना लोगे, 0 लोगे। कौन सा वाला, वेपर प्रेशर, कितना लोगे, 0 लोगे। नॉन वोलेटाइल के लिए वेपर प्रेशर कितना आएगा, 0 आएगा। ये बात याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए, शाबाश। अब आप तैयार हैं कि हम राउल्ट्स लॉ पढ़ पाएँ। राउल्ट्स लॉ हमें पढ़ना है। राउल्ट्स लॉ में क्या होता है, 2 लिक्विड हो सकते हैं। ये होता है मेनली बात फॉर अ लिक्विड सॉल्यूशन या सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। गैस लिक्विड नहीं होता। गैस और लिक्विड कहाँ पढ़ा था आपने, गैस और लिक्विड, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल कहाँ पढ़ी थी, हेनरी लॉ में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लिक्विड है या सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है। हेनरी लॉ इसी का स्पेशल केस है, या हम ये बोल सकते हैं राउल्ट लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। ध्यान से देखो क्या है, इन्होंने बोला, मान लो कि यहाँ पे आप पे बीकर है और यहाँ पे आपने 2 सॉल्यूशन लगा रखे हैं। एक आपका ए है और एक आपका बी है। 2 आप पे क्या है, कंपोनेंट है, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन बन रहा है 2 कंपोनेंट से बन रहा है, ए और बी। इसमें से बी आप हमेशा सॉल्यूट ही मानोगे और ए आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो राउल्ट लॉ ने क्या बोला, राउल्ट लॉ ने ये बोला कि सिंपल सी बात, पहले ये समझ लो इसने क्या बोला। इसने बोला जो आपका टोटल प्रेशर होगा PT, वो आपका होगा प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इसमें ये चीज़ क्या है, ये टोटल प्रेशर है। ये तो डेल्टन्स भी कह गए थे, हाँ, तो डेल्टन्स का ही तो है ये, डेल्टन्स भी यही कह दिया था। डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर था, वो भी यही था। वहाँ मोल फ्रैक्शन आता है, यहाँ मोल फ्रैक्शन नहीं आएगा। यहाँ कंसंट्रेशन मोल फ्रैक्शन के टर्म में ना होके पार्शियल प्रेशर के टर्म में होगी। और ये देखिए PA क्या है, तो आप याद रखना ये पार्शियल प्रेशर है। किसका भाई, PA है सॉल्वेंट का और PB है आपका सॉल्यूट का। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, शाबाश। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अभी तो ये एक साथ हैं, जब ये अलग थे, मतलब जब कोई मिक्सिंग नहीं हुई थी, तो जब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग थे, और जब कोई मिक्सिंग नहीं हुई थी, तो जब मिक्सिंग ना हो और आप ऐसा कहीं से भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट उठाओ, सबका प्रेशर सेम आएगा। वो एक कांस्टेंट तरह की चीज़ होगी, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। कब, जब मिक्सिंग ना हो, मिक्सिंग से पहले की बात कर रहा हूँ। मान लो आपने कहीं से भी बेंजीन उठाई या डीजल उठाया या पेट्रोल उठाया, वो कहीं से भी उठाओ, उसका जो प्रेशर होगा इंडिविजुअल विदाउट मिक्सिंग, बिफोर मिक्सिंग, वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जब ये इंडिविजुअल थे तो इसका जो था वो था P0A और इसका जो था वो था P0B। अभी मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है, ठीक है। पहले इतना समझ लो, ये हो गया, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि आपका जो PA है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। तो PA आपका जो है वो हो जाएगा P0AXA, ठीक है, चलो। और PB क्या हो जाएगा, PB आपका हो जाएगा P0BXB, ठीक है सर। XA XB तो हम समझ में आ गया, मोल फ्रैक्शन है। और हम ये भी समझ गए कि PV = nRT होता है, वहाँ से भी ये आ सकता है, ठीक है। या मोल फ्रैक्शन डेल्टन लॉ से भी हम समझ गए कि P और X के बीच में कुछ तो रिलेशन होती थी। आप बस ये बताओ P0A और P0B क्या है। तो P0A है बेटा वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म, प्योर या इंडिविजुअल फॉर्म, जब तक मिक्सिंग ना हो,
बिफोर मिक्सिंग की बात कर रहा हूँ, मिक्सिंग से पहले कहीं से भी उठाओ हर जगह प्रेशर इतना ही होगा। तो पी नॉट ए है वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट, और पी नॉट बी भी वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म है किसका, सॉल्यूट का। चलो बहुत बढ़िया, इतना आपको समझ में आया, शाबाश। तो उसके बाद अभी तक देखो स्टेटमेंट नहीं लिखा, वैसे हमें ऑफिशियली स्टेटमेंट पहले लिखना चाहिए, पर पहले समझ लो वो इंग्लिश ही क्या लिखनी जो समझ में ना आए। तो पी टोटल आपका कितना आया, तो पहले तो पी ए है, और पी ए कितना है, पी नॉट ए एक्स ए है, ठीक है। और फिर पी बी है, पी बी कितना है, पी नॉट बी एक्स बी, इतना आ गया, शाबाश, इतना आप पे आ गया। माइंड इट, एक बात याद रखना, एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है, मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है 1 होता है, पी टोटल यह है। अब इन्होंने क्या बोला, यहीं से बनाते हैं, देखो पी टोटल यहीं से राउट लॉ बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के हिसाब से क्या है, और मैं ये बताऊंगा ये स्पेशल केस है हेनरी लॉ का, कोई नई चीज़ नहीं है। इस लॉ के हिसाब से देखो, सबसे पहले तो ये चीज़ है, तो द टोटल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, ऑफ अ सॉल्यूशन, शाबाश। टोटल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन क्या है, इस पूरी चीज़ और इस पूरी चीज़ के बीच का क्या है, सम है। इन दोनों चीज़ों का क्या हो रहा है, सम हो रहा है। तो आप लिखोगे द टोटल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज सम ऑफ दी, सम करना है आपको किसका, प्रोडक्ट ऑफ क्या क्या, एक तो वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म, साथ में मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। ईच कंपोनेंट मतलब बी भी लेना है और ए भी लेना है, तभी तो उनका सम है, ठीक है। तो टोटल प्रेशर किसी सॉल्यूशन का क्या है, सम है किस चीज़ का, प्रोडक्ट का, सम ऑफ प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट किसका कर रहे हो आप, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म, वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म, इतना लिख दिया। अब इसके बाद आप पे इंडिपेंडेंसी है कि या तो आप ईच कंपोनेंट लिख दो या लिख दो ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो हम दोनों लिख सकते हैं, ऑफ ईच कंपोनेंट, या तो ऑफ ईच कंपोनेंट लिख लें, या स्लैश करके लिख लें ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो देखो पूरा स्टेटमेंट बन गया। पूरा स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा था, पूरा स्टेटमेंट आपका ये कह रहा था कि इस लॉ के हिसाब से जो टोटल प्रेशर है वो क्या है, सम है किनका, प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट किस चीज़ का, मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म हमेशा फिक्स रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं आता, ये मिक्सचर से पहले की बात है। और हमें ये जो सम करना है प्रोडक्ट का, ये दोनों का करना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो आपको इतना समझ में आया कि पी ए क्या है, पी नॉट ए एक्स ए है, पी बी क्या है, पी नॉट बी एक्स बी है। दूसरी बात टोटल प्रेशर कितना है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है बच्चों। ये जो चीज़ लिखी हमने ये तब लिखी व्हेन सॉल्यूट, देखो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि सॉल्वेंट हमेशा वोलेटाइल है, सॉल्वेंट इज़ ऑलवेज वोलेटाइल, सॉल्वेंट हमेशा ही वोलेटाइल होगा, इसका मतलब उसकी हमेशा ही वेपर बनेगी। केस दो तब हो जाएंगे जब सॉल्यूट वोलेटाइल हो या सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट है आपका बी, वो आपका कैसा है, वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब कि भाई पी भी एग्जिस्ट करेगा, आपको बताया था नॉन वोलेटाइल में पी एग्जिस्ट नहीं करता, आज करेगा क्योंकि सॉल्यूट कैसा है, वोलेटाइल है, मतलब पी बी नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, सबसे मेन बात, इतनी आपको समझ में आ गई बात। दूसरा केस क्या है, व्हेन, ठीक है, व्हेन बी या जो आपका सॉल्यूट है इज़ नॉन वोलेटाइल, जब बी आपका नॉन वोलेटाइल हो जाए, और इसमें स्टार लगाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं आएगी कि तब क्या हो, जब बी क्या हो जाए, नॉन वोलेटाइल हो जाए, तब देखते हैं क्या चीज़ बनेगी, ठीक है बच्चे। ठीक है, जब बी नॉन वोलेटाइल हो जाए तब का देखना है। तो अगर बी आपका
नॉन वोलेटाइल हो गया, तो इसका मतलब जो नॉन वोलेटाइल होता है उसका प्रेशर कितना आता है, 0 आता है, तो पी बी कितना हो जाएगा, 0। अब आप ये समझिए पहले से क्या चल रहा था कि पी टोटल जो है वो क्या है, पी ए प्लस पी बी है, ठीक है बच्चे। पर पी बी तो यहाँ 0 है क्योंकि नॉन वोलेटाइल है, तो हम लिखेंगे पी ए प्लस कितना है, 0। इसका मतलब आपका पी टोटल कुछ और नहीं है, पी ए है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पी ए की वैल्यू लिख लेते हैं। तो पी टोटल कितना आया, पी ए होता है आपका पी नॉट ए एक्स ए, शाबाश। ओके, आपने ऐसे लिख लिया। इसके बाद एक काम करो, पी टी पी नॉट ए, तो एक काम करो, मैं बताता हूँ आपको कि इस पी टी को भी ना आप पी ए ले लो। पी ए तो ले सकते हो ना, मतलब कुल मिला के बात ये है कि पी टी अगर पी ए है और पी ए तो खुद कितना होता है, पी नॉट ए एक्स ए होता है, या यहाँ पे कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ध्यान से देखो मैंने क्या करा, पी टोटल पहले से देखो कितना है, पी टोटल पी ए के बराबर है, तो पी टोटल को पहले तो मैंने यहाँ पे खोल दिया पी नॉट ए एक्स ए, सही है, और पी टोटल जो है उसे पी ए लिख दिया। क्यों लिखा बताता हूँ, आप ये देखो कि मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है, 1 होता है। तो बच्चों यहाँ से बताओ क्या मैं एक्स बी को 1 माइनस एक्स ए लिख सकता हूँ, शाबाश। और एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी लिख सकता हूँ, यस सर लिख सकते हो। एक्स ए को कितना लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स बी। तो अगर हम लिख दें तो पी ए की वैल्यू कितनी आई, पी नॉट ए, ठीक है, माइनस माइनस नहीं मल्टीप्लाई, एक्स ए की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस एक्स बी है, और अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो पी ए इज़ इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 1 आपका पी नॉट ए हुआ, और माइनस पी नॉट ए और साथ में कितना, एक्स बी, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो बस ये मान लो कि पी टोटल आपका कितना था, पी ए था ना, तो पी, अब यहाँ से देखो पी टोटल अगर पी ए है तो सारी चीज़ पी ए है, और पी ए कितना होता है, पी नॉट ए एक्स है, और एक्स ए की वैल्यू कितनी, 1 माइनस एक्स बी, तो यही आ जाएगा, ठीक है। चलिए पी नॉट ए एक्स बी को इधर लाइए, तो वहाँ माइनस इधर प्लस हो जाएगा, पी नॉट ए अपनी जगह है, पी ए को उधर भेजिए तो माइनस पी ए हो जाएगा। तो एक्स बी की वैल्यू देखिए क्या आई, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन कितना, पी नॉट ए, शाबाश। बच्चों ये एक तरह की प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, नाम बताऊंगा इसका भी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, आप याद रखना ये नॉन वोलेटाइल में निकला है ना। और सॉल्यूशन के केस में इस इंटेंसिव प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो अमाउंट पे डिपेंड करती है, ठीक है, या नहीं करती, डिपेंड करती है नहीं करती, ये बताओ, इंडिपेंडेंट होती है या करती है, ना ना इंटेंसिव नहीं है, एक्सटेंसिव होगी, एक्सटेंसिव होगी, एक्सटेंसिव, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब ये जो आपका निकला ये चीज़ एक तरह की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। दोनों का सार ये है, मीनिंग ये है, विच डिपेंड्स अपॉन मोल या अमाउंट, मोल या अमाउंट पे जो डिपेंड करे उसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, और सॉल्यूशन के केस में वो बन जाती है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक सिंपल सी बात है, जब आपने इतना समझ लिया तो समझो ज़रा ये चीज़ है क्या। तो अगर सिर्फ इतना हो, पी नॉट ए माइनस पी ए हो, तो भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि पी नॉट ए इज़ ग्रेटर देन पी ए, क्योंकि प्रेशर तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता, स्केलर क्वांटिटी है ना, वैल्यू लेंगे उसका मैग्नीट्यूड ना, और मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता। आपको ये पता चला कि पी नॉट ए माइनस पी ए कर रहे हैं, इसका मतलब भाई ये पॉजिटिव ही आना है, इस चीज़ को पॉजिटिव आना है, इसका मतलब
पी नॉट ए ग्रेटर है पी ए से। पी नॉट ए कब था? बिफोर मिक्सिंग, और पी ए क्या है? आफ्टर मिक्सिंग। पी नॉट ए कब था? मिक्सिंग से पहले, जब ए और बी को मिलाया उससे पहले। और पी ए क्या है? मिक्सिंग के बाद। तो आप मुझे बताइए प्रेशर बढ़ा या घटा? सर बाद में कम हो गया, पहले ज़्यादा था। पहले ज़्यादा था तभी तो वो आगे है, तभी तो वो पॉजिटिव है, और बाद में कम हो गया, इसका मतलब लोअर हुआ, कम हुआ। पी नॉट ए जो था वो पहले का था, वो बढ़ गया, वो पहले से ज़्यादा था, अब आपका कम हो गया। अब आपका पी ए क्या है? कम है। तो इसे बोलेंगे हम लोअरिंग, कम होना, लोअरिंग। और ये पी है क्या? प्रेशर है या वेपर प्रेशर है? वेपर प्रेशर है, तो ये हुआ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। शाबाश। अब अगर इसके नीचे में पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, नीचे में पी नॉट ए मतलब ओरिजिनल से डिवाइड कर दूँ, यह है चेंज और यह है ओरिजिनल, चेंज ओरिजिनल। तो आपने जैसे क्लास 11 फिजिक्स में पढ़ा था, ये होता है फ्रैक्शनल एरर। तो आज हम इसे बोलेंगे फ्रैक्शनल लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि फ्रैक्शन हो गया ना, नीचे अगर आपने ओरिजिनल से डिवाइड करा तो आप क्या बोलोगे इसे? फ्रैक्शनल लोअरिंग, या इसे एक और चीज़ बोलते हैं रिलेटिव, क्योंकि रेशियो है ना, रेशियो। तो रिलेटिव लोअरिंग किसकी? वेपर प्रेशर की। ठीक है, ये एक तरह की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। नाम क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कब आएगी? जब सॉल्यूट कैसा हो? नॉन वोलेटाइल हो, वो वेपर प्रेशर बना ना पाए। और ये आपका किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये याद रखना, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए बराबर एक्स बी के। पी नॉट ए क्या है? सॉरी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट। पी ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट आफ्टर मिक्सिंग। एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये आपको समझ में आया, शाबाश। तो आपने राउल्ट्स लॉ समझ लिया। अब ज़रा समझो एक चीज़, क्या है वो चीज़? ये चीज़ है कि हेनरी लॉ इज़ अ स्पेशल केस ऑफ राउल्ट लॉ। हेनरी लॉ इज़, सॉरी, राउल्ट लॉ बोल लो। हेनरी लॉ भी तो यही है, राउल्ट लॉ और हेनरी लॉ के बीच में क्या रिलेशन है ये देखते हैं। बस वहीं से आप लोग समझ जाओगे, हमें नहीं पता कौन कहाँ से आया। राउल्ट लॉ ने क्या कहा? सिंपल सी बात है, अगर हम किसी एक चीज़ के लिए देख रहे हैं, मान लो ये भी सॉल्यूट के लिए देख रहे हैं और ये भी सॉल्यूट के लिए देख रहे हैं, तो राउल्ट लॉ ने बोला सॉल्यूट का पी बी जो होगा वो होगा पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, शाबाश। और हेनरी लॉ ने क्या बोला? हेनरी लॉ ने बोला कि सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है वो पी बी अगर प्रेशर है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्स बी के। ये आप पढ़ के आए थे, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। और डायरेक्ट हटता था तो कांस्टेंट आता था जिसका नाम हेनरी कांस्टेंट होता था, और यहाँ सॉल्युबिलिटी या मोल फ्रैक्शन आता था। ध्यान से देखो, पी बी एक्स बी, यहाँ के एच जो काम कर रहा है हेनरी लॉ में वो यहाँ कर रहा है पी नॉट बी। तो इट इज़ नथिंग, जस्ट द डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट। बोथ ऑफ द केसेस देयर इज जस्ट द डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट, नथिंग एल्स, कंसेप्ट आर सेम। इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि ये तो आपको पता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म है, और आपको भी पता है ये भी आपका किस में आता है? बार में आता है वेपर प्रेशर। और के एच भी तो तुमने न्यूमेरिकल में देखा बार में ही आता है, ये हेनरी कांस्टेंट है। ये भी आपका किस में आता है? बार में आता है या एटीएम में आता है। तो आप समझ गए, सब में कांस्टेंट का ही फ़र्क है, दोनों एक ही बात कहना चाह रहे थे। अगर आपसे पूछे डिफरेंस क्या है, तो हेनरी लॉ में हम गैस सॉल्यूट मानते हैं और गैस किस में होती है? लिक्विड में। सिमिलैरिटी तो मैंने बता दी ना आपको, कंकरेंस बता दिया। राउल्ट लॉ में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन होता है या सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन होता है, या तो लिक्विड लिक्विड या तो सॉलिड लिक्विड। इतनी बातें थी राउल्ट लॉ और हेनरी लॉ में, सिमिलैरिटी और डिफरेंस।
चलिए बहुत बढ़िया, इतना आपको समझ में आया। अब ज़रा एक चीज़ देखो, दो तरह के हम पे सॉल्यूशंस बनते हैं राउल्ट लॉ में। एक होते हैं आइडियल सॉल्यूशन और एक होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ज़रा उनके बारे में समझ लो। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन वो हैं जो राउल्ट लॉ को फॉलो करें। राउल्ट लॉ को जो फॉलो करेंगे उन्हें आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। जितनी भी कंसंट्रेशन हो, जो भी प्रेशर हो, जो भी टेम्परेचर हो, हर प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन में जो राउल्ट लॉ को फॉलो करेंगे उन्हें हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, और जो नहीं करेंगे उन्हें नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। इतना आसान नहीं है, अभी थोड़ा देखेंगे। तो पहले ये देख लो, आइडियल सॉल्यूशन क्या है। दोज विच follows Raoult's law at all concentration, temperature and pressure। ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन होता है। शाबाश। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दोज होंगे विच डू नॉट फॉलो, और सारी वही राम कहानी, एट ऑल कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये कहीं भी नहीं करते। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। देखिए, आइडियल सॉल्यूशन की सबसे खास पहचान क्या है कि यहाँ डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगा 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ। मान लो आप पे यहाँ पे एक सॉल्यूशन है ए और यहाँ पे एक सॉल्यूशन है बी। ठीक है, ये आपने दो सॉल्यूशन बनाए हैं। ठीक है, मान लो ये 10 लीटर का है और ये 5 लीटर का है। इनको आपने सी में गिरा दिया, पोर कर दिया। तो सी अगर 15 लीटर का है, 15 ही होगा ना, 10 लीटर का वहाँ सॉल्यूशन है, 5 का इधर है, और 15 ही आए, तो मुझे बताओ चेंज इन वॉल्यूम कितना है। चेंज इन वॉल्यूम देखो, 10 + 5 कितना, 15, और यहाँ पे भी कितना, 15, 15 - 15 कितना, 0। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है, 0। अगर किसी सॉल्यूशन में, देखो ये तो इंडिविजुअल कंपोनेंट है ना, ये सॉल्यूशन बनाए और इस सॉल्यूशन में चेंज कितना आए, 0 आए, तो वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो चेंज जब मिक्सिंग करें तो वॉल्यूम में कोई चेंज ना आए, वो 0 होता है। अब ज़रा समझो क्या था कि जब हम इन दोनों को इंडिविजुअली उठाया तो ये 25 डिग्री सेल्सियस में थे, और अगर यहाँ डाला, दोनों को मिक्स करा, तब भी 25 डिग्री सेल्सियस हो। जबकि तुम लैब में जा रखे हो, दो सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो वो गर्म भी हो जाते हैं, ठंडे भी हो जाते हैं, या वैसे भी रहते हैं। बहुत केसेस होते हैं, है ना। तो अब तुम प्रैक्टिकली थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे। जैसे देखो, वॉल्यूम का तो इतना चेंज तुम्हें समझ में नहीं आएगा, पर होता है, वॉल्यूम का चेंज बहुत बार आता है। मान लो तुम पे 60 ml वाटर है और 40 ml एल्कोहल है। एल्कोहल और वाटर है, दोनों को ऐड करोगे तो 100 ml का सॉल्यूशन नहीं बनेगा, कम बनेगा और गर्म भी हो जाएगा। तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, एल्कोहल और वाटर। ठीक है, अब देखो जरा, मान लो ये 25 डिग्री सेल्सियस है और ये भी मिक्स करने के बाद 25 ही रहे, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 0 है। मतलब कोई एनर्जी ना गेन हुई, ना रिलीज़ हुई, ना वो वार्म हुआ, ना वो कूल हुआ। तो उसका एंथैल्पी चेंज कितना आया, एंथैल्पी चेंज जो आया मिक्सिंग का, वो भी कितना आया, 0 आया। ना ये एक्सोथर्मिक है, ना ये एंडोथर्मिक है। ये आइडियल सॉल्यूशन की क्या होगी, पहचान होगी। दूसरी बात, मान लो कि अगर ए और ए के बीच के मॉलिक्यूल्स का फोर्स, बी और बी के मॉलिक्यूल्स का बीच का फोर्स मिक्सिंग से पहले, क्योंकि ए और ए मिक्सिंग से पहले देख रहे हैं, बी और बी भी मिक्सिंग से पहले देख रहे हैं, और मिक्सिंग के बाद ए और बी भी मिल जाएगा। मिक्सिंग जब हो जाएगी तो सॉल्यूशन में 3 तरह की इंटरेक्शन होगी, 2 ए के बीच, 2 बी के बीच, और एक ए और एक बी के बीच। अगर ये तीनों तरह की इंटरेक्शन सेम आ जाए, तो ये तीनों चीज़ें अगर जिसमें होती है तो वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। नॉन आइडियल तो आपने देख लिया, अब थोड़ा भूल जाओ। आइडियल सॉल्यूशन क्या है, एक तो मिक्सिंग का कोई चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आएगा। मिक्सिंग के बाद जितनी
इंट्रैक्शन ए और ए के मॉलिक्यूल्स के बीच है उतनी ही बी और बी के बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच भी हो, और उतनी ही सी और सी के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो, तो आप ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखने तो एग्जाम्पल देख लो। जैसे इसके एग्जाम्पल 2 याद रख लो आइडियल का। एक तो है बेंजीन और टॉल्यूइन। बेंजीन और टॉल्यूइन को मिलाओगे तो ना उनमें वॉल्यूम चेंज 0 होगा, द वॉल्यूम चेंज हमेशा 0 होगा, एंथैल्पी चेंज भी 0 होगा, ना वार्म होगा ना कूल होगा, और फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन भी सेम होगा। दूसरा एन हेप्टेन और एन ऑक्टेन भी होता है। चलो एक ये याद रख लेना, बना लेता हूँ मैं। ये क्या है? ये बेंजीन है, Cl लग गया तो क्लोरोबेंजीन। एक और देख लो, बेंजीन है, Br लगा दिया तो ब्रोमोबेंजीन। और देखो C2H5 क्या होता है? इथाइल, तो इथाइल क्लोराइड। और देखो क्या? इथाइल ब्रोमाइड। और एक तो हेक्सेन। एल्केन में क्या होता है? जितने कार्बन उसके दुगना, दुगना कितना हुआ कार्बन का? 12, 12 में 2 ज़्यादा, मतलब दुगने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, तो ये हेक्सेन हो गया। और हेक्सेन हेप्टेन के साथ होगा तो 7, 7 का दुगना 14 और एक 16 हेप्टेन। ये सब आपके आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। कैसा सॉल्यूशन बनाते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। शाबाश। इसका एक ग्राफिकल अप्रोच भी है। ग्राफिकल अप्रोच कैसा है कि ध्यान से देखो, हमने क्या करना है? ऐसा करना है, ठीक है, ऐसा करना है। और ये यहाँ पे हमें मोल फ्रैक्शन लिखना है और यहाँ पे हमें प्रेशर लिखना है। इधर हमेशा मोल फ्रैक्शन और इधर प्रेशर। अब क्या है, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, तो हमेशा यहाँ XA की वैल्यू देखो, XA प्लस XB हमेशा कितना होता है? 1 होता है। XA प्लस XB कितना होता है? 1 होता है। अब मान लो मैं स्टार्ट ही हमेशा XA से करना चाह रहा हूँ और XA पूरा का पूरा 1 हो गया, तो आप ज़रा XA की वैल्यू यहाँ 1 डालो, तो XB कितना होगा? 1, और ये -1, 1 - 1 कितना? 0, तो यहाँ XB कितना हो जाएगा? 0। अब धीरे धीरे जैसे यहाँ आएंगे तो XA कम होगा, तो फाइनली यहाँ पे आके XA कितना हो जाएगा? 0। XB बताओ कितना होगा? तो XA अगर 0 हो गया तो XB की वैल्यू 1 आ जाएगी। इतनी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब ध्यान से एक बात समझना यहाँ पे कि यहाँ पे कौन एग्जिस्ट करता है, किसके मोल्स या मोल फ्रैक्शन एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे कर रहे हैं किसके? ए के। तो यहाँ प्रेशर भी किसका बनेगा? ए का। तो यहाँ तक मैंने प्रेशर मान लिया PA। PA क्लियर? इतनी बात है, ये मैंने PA मान लिया। और इधर क्योंकि B है तो यहाँ मैंने मान लिया PB। हमेशा वेपर प्रेशर B का ज़्यादा होगा सॉल्यूट का, क्योंकि एस्केप भी किसे करना है? B को ही करना है। बच्चों ये लिख लिया, मिटा दूँ? ये मिटा दिया। यहाँ पे कुल मिला के प्रेशर है और यहाँ पे PA है और यहाँ पे PB है। दोनों को बच्चे ज्वाइन कर दिया, इसको ऐसा ज्वाइन करा, उसको वैसा ज्वाइन करा, ठीक है। शाबाश। ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। आइडियल सॉल्यूशन में कोई डेविएशन नहीं आता, सीधी सीधी लाइन चलती है। मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो लाइन है जो PA और PB को जोड़ रही है, इसे P टोटल बोलते हैं, और ये बराबर होती है PA प्लस PB के। जो लाइन PA और PB को जोड़ रही है उसे हम बोलते हैं P टोटल, जो बराबर होता है PA प्लस PB। क्लियर? इसके बाद जो लाइन बॉटम से PB की तरफ जा रही है, जो लाइन बॉटम से PB की तरफ जा रही है, ये वाली, तो इसे हम बोलते हैं PB बराबर कितना? P0BXB, जो PB की तरफ जा रही है। और जो PA की तरफ जा रही है उसे बोलेंगे PA बराबर कितना? P0AXA। ये चीज़ है। तो ये ग्राफिकल अप्रोच है, आप देख लेना। इसके बाद मैं आपको नॉन आइडियल की बातें बताता हूँ, बस फिर ये है। मेन बात ये याद रखना, यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर क्या, प्रेशर तो नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, है ना, और कंपोजिशन भी कांस्टेंट है, X और X भी। इतनी बातें हैं। अब नॉन आइडियल पे आते हैं, ठीक है। शाबाश। चलिए अब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। आपको समझ में आ गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करें, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो है जो किसी भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर में राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करे। यहाँ डेल्टा V मिक्सिंग 0 नहीं होगी, नॉट इक्वल टू 0 होगी।
एंथैल्पी चेंज भी मिक्सिंग का नॉट इक्वल टू 0 होगा और फोर्स भी बराबर नहीं होंगे। बच्चों ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है जो राउट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है और एक होता है जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो जिसमें पहला है नॉन आइडल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। नॉन आइडल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। इसका मतलब क्या है समझो, पॉजिटिव डेविएशन मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग पहले 0 आता था, अब पॉजिटिव आएगा, मतलब 0 से ज़्यादा आएगा। इसका मतलब क्या है, एंथैल्पी चेंज पहले 0 था, अब ग्रेटर देन 0 होगा। और जब भी एंथैल्पी चेंज ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब हीट लग रही है, रिक्वायर्ड है, मतलब एंडोथर्मिक। और नॉन आइडल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, उसमें सबसे मेन बात क्या है कि यहाँ पे मिक्सचर से पहले जो फोर्स थे वो तो बराबर थे, पर बाद में क्या हुआ, ये जो मिक्सचर से पहले के जो फोर्स हैं ये मिक्सिंग के बाद के फोर्स से ज़्यादा ही हैं। पहले क्या थे, बराबर थे। इसका मतलब मिक्सिंग से पहले फोर्स स्ट्रॉन्ग थे और जब मिक्सिंग हो गई तो फोर्स क्या बन गई, वीक बन गई। क्या बन गई, वीक बन गई। तो आपको समझ में आया, नॉन आइडल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन में मिक्सिंग जो है डेल्टा वी वॉल्यूम चेंज वो 0 से ज़्यादा होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, 0 से ज़्यादा होगा। मतलब आपने दो सॉल्यूशन मिलाए और वो ठंडा हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस नहीं रहा, ठंडा हो गया। दूसरी दो सॉल्यूशन मिलाए, एक 60 का एक 40 का, आपने सोचा था 100 आएगा, आपने सोचा था 100 आएगा, पर 100 से ज़्यादा आया, 101 आ गया, 102 आ गया। 100 से हमेशा क्या आया, ज़्यादा आया, कम नहीं आया। ये बात है, ठीक है। इसका भी अभी अगर हम एक ग्राफ बनाएं, याद करो ग्राफ में यहाँ x था, यहाँ प्रेशर था, यहाँ एक्स ए कितना था, 1 था, और एक्स बी कितना था, 0 था। जबकि यहाँ क्या था, एक्स बी 1 था और एक्स ए कितना था, 0 था। इसको ऐसे बनाया था, ठीक है। हम हमेशा क्या कर रहे थे, इस वाली चीज़ को बड़ा बना रहे थे, सॉल्यूट का ज़्यादा होता है तो पी बी यहाँ था, पी ए थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं बच्चों, पी ए यहाँ मान लेते हैं। इस लाइन को जोड़ रहे थे, इसको जोड़ रहे थे, इसको जोड़ रहे थे, है ना। अब क्या है, पॉजिटिव डेविएशन है, मतलब ये ऊपर जाएगा, ये भी कहाँ जाएगा, ऊपर। इसका ऊपर कहाँ हुआ, आगे, तो ये ऐसे जाएंगे। पॉजिटिव डेविएशन मतलब ये है, ठीक है। और कुछ अगर आपको जोड़ना है तो जोड़ लेना, पर जाएंगे भाई साहब ऐसे ही, ठीक है, ऊपर ही जाएंगे, ठीक है। हाँ सही है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखो, फिर मैं कुछ और बातें बताता हूँ इससे रिलेटेड। इसके एग्जाम्पल जैसे होंगे, बहुत सारे हैं, कोई ज़्यादा बताऊँगा आपके लिए आसानी होगी, याद कर लेना। जैसे वाटर प्लस इथेनॉल है, वाटर प्लस इथेनॉल है पॉजिटिव डेविएशन में, और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन है, C6H6। और जैसे आपका हो गया एसीटोन, कीटोन होता है ना सबसे छोटा, एसीटोन और इथेनॉल, ये सारे आपके हैं राउल्ट्स लॉ शोइंग या नॉन आइडल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अब सबसे मैं मेन बात बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे मिक्सिंग फोर्स जो है, मतलब ए और बी मिक्स करके जो फोर्स बना रहे हैं वो इंडिविजुअल से क्या है, कम है। इंडिविजुअल फोर्सेस क्या थे, ज़्यादा थे, अब क्या है, कम है। तो आप मुझे बताओ कि जब ये फोर्स कम हो जाएंगे तो अब मॉलिक्यूल्स ईज़िली बाहर एस्केप हो सकते हैं या मुश्किल हो जाएगा। पहले ईज़िली एस्केप हो सकते थे या अब, पहले ईज़िली एस्केप हो सकते थे या अब, भाई अब ईज़िली एस्केप हो सकते हैं। तो मैं यहीं के लिए बोलना चाह रहा हूँ, ये चीज़ बता रहा हूँ कि सिंस फोर्स मिक्सिंग इज लेस देन, मिक्सिंग कौन सा है, ये रहा,
इज लेस देन फोर्स इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन सा है? ए और बी। देयरफॉर आफ्टर मिक्सिंग के बाद इट इज़ रिलेटिवली, मतलब पहले के मुकाबले इट इज़ रिलेटिवली ईजी फॉर मॉलिक्यूल्स टू एस्केप। मॉलिक्यूल्स का इस बीकर से निकलना काफ़ी आसान हो जाएगा। और अब बेटा अगर आसानी से निकल रहे हैं तो आप मुझे ये बताइए सबसे मेन बात कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा? इसका मतलब आप मुझे ये बताइए, जो बॉइलिंग पॉइंट है ए का, बॉइलिंग पॉइंट बी का और बॉइलिंग पॉइंट सी ए बी का, इनमें क्या रिलेशन होगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा या बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा? देखिए सिंपल सी मैं आपको फैक्ट इतना बता सकता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कब होता है? जब किसी मॉलिक्यूल का एस्केप करना या निकलना हार्ड होता है, जब उसकी बॉन्डिंग क्या होती है? स्ट्रांग होती है। जितनी स्ट्रांग बॉन्डिंग होगी उतना एस्केप करने में टाइम लगेगा और उतना ही उसका बॉयल मतलब वेपर बनना मुश्किल हो जाएगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कब होता है? जब फोर्स क्या हो? ज़्यादा हो। तो बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब आप मुझे इतना बताइए, फोर्स पहले ज़्यादा था या अब? अब तो कम हो गया है। अब फोर्स क्या है? कम है। पहले क्या था? ज़्यादा था। इसका मतलब इनका मुझे पता नहीं, इनका मुझे कुछ पता नहीं, पर मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि अब ए और बी अलग अलग होंगे ना, मुझे नहीं पता क्या हो सकता है, पर मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट जो है, सबसे मेन बात जो आगे आपका बेस बनाएगी कि बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का क्या होगा? कम होगा एज कंपैरिजन टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। जो आपके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं ए या बी, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उनका फोर्स भी क्या है? ज़्यादा है। अब फोर्स क्या हो गया? कम हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट भी अब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इतनी बातें आप याद रखना। शाबाश। बात करते हैं बच्चे अब नॉन आइडल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन होगी, इसका मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0 आ जाएगा। इसका मतलब आपने 60 ml का ए और 40 ml का बी मिलाया, 100 बनना चाहिए था पर वो 95 या 98 बना। डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0 हो जाएगी। इसका मतलब जैसे ही आपने मिक्सचर को मिलाया तो मिक्सचर पहले के मुकाबले अब गर्म है, वार्म हो गया, मतलब एक्सोथर्मिक हीट रिलीज हुई। ये है डेल्ट। अब नॉन आइडल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? मिक्सिंग फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। किससे? इंडिविजुअल फोर्सेस से। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे अभी। यहाँ पे भी उल्टी चीज़ हो जाएगी कि सिंस मिक्सिंग फोर्स अब ज़्यादा है इंडिविजुअल से, ठीक है, तो रिलेटिवली हार्ड हो जाएगा अब मॉलिक्यूल का एस्केप करना, क्योंकि अब फोर्स क्या बन गए? मिक्सिंग के बाद स्ट्रॉन्ग बन गए। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का इंडिविजुअल से अब क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब फोर्स क्या है? मिक्सचर का स्ट्रॉन्ग है पहले के मुकाबले, इंडिविजुअल के मुकाबले। एरो सारे नीचे आ जाएंगे, एरो सारे नीचे आ जाएंगे। इसका एरो भी नीचे आया, इसका एरो भी नीचे, इसका एरो भी नीचे। सबके एरो कहाँ आ गए? नीचे आ गए। ठीक है, ये याद रखना। अच्छे से बनाना दो अलग अलग पेन से। एग्जाम्पल देख लो बच्चे। एग्जाम्पल क्या है? जैसे वाटर प्लस HCl हो गया, जैसे वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3। एसिड याद रखना है, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, एसिड है और वहाँ एल्कोहल है। ठीक है, और क्लोरोफॉर्म CCl4 प्लस बेंजीन हो गया। पहले क्या था? बेंजीन प्लस CCl4 था, आज भी। अच्छा, क्लोरोफॉर्म है यार, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं है। तो इनमें सबसे खतरनाक डिफरेंस बन सकता है कि CCl3 जो है वो कहाँ आ सकता है? वो आएगा आपका नेगेटिव डेविएशन में, जबकि क्लोरोफॉर्म आपका कहाँ आएगा? पॉजिटिव डेविएशन में। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा बच्चों, क्योंकि फोर्स स्ट्रांग हो गए, है ना। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन आप लोगों ने देख लिया, वेल एंड गुड। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जिनको हम बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स
या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, आप दो कंपोनेंट को मिला के मिक्स करके ऐसा एक मिक्सचर बना दो कि जो भाई एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बॉईल हो। आप उसे कहीं भी बॉईल करो, चाहे हिली एरियाज़ में करो, प्लेन में करो, उसके बॉइलिंग पॉइंट में चेंज नहीं आएगा, कितनी भी कंपोजिशन हो, कितना भी टेम्परेचर हो। इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो ये है टाइप ऑफ मिक्सचर, टाइप ऑफ मिक्सचर विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब सिंपल सी बात है, इनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दूसरी बात बेटा, सबसे मेन बात, इनके जो डिस्टिलेशन करते हैं वो भी एक फिक्स टेम्परेचर में होती है। डिस्टिलेशन आपको पता है ना, डिस्टिल वाटर सुना होगा। डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है, क्रोमेटोग्राफिक होती है, और भी बहुत सी होती है, वेपर डिस्टिलेशन होती है। तो इनका डिस्टिलेशन भी फिक्स होता है, डिस्टिलेशन भी फिक्स टेम्परेचर में होता है। तो ऐसे मिक्सचर जो बॉयल हों कांस्टेंट टेम्परेचर और उनका डिस्टिलेशन भी फिक्स टेम्परेचर में हो एट ऑल कंसंट्रेशन, जितनी भी कंसंट्रेशन हो या प्रेशर हो, कोई भी कंसंट्रेशन या प्रेशर हो, और ये एक फिक्स टेम्परेचर में बॉयल और डिस्टिल हों, तो इन्हें हम बोलते हैं क्या, एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स भी फिर ये मान लेना आपकी एजियोट्रॉप मान लो ए और बी से मिलके बन रहे हैं, तो ए का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, बी का अलग होगा और ए बी का अलग होगा। तो ये चीज़ याद रखना, जैसे दो कंपोनेंट से मिलके बने तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए कभी भी बी के बराबर तो होगा नहीं तो फिर क्या फ़र्क रह जाएगा दोनों कंपोनेंट में, और ये कभी भी बराबर इसके भी नहीं होगा एजियोट्रॉप के, जो इनसे मिलके बना। इनसे मिलके क्या बनेगा, ए बी एजियोट्रॉप बनेगा उससे। बच्चों ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दो तरह के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इनको याद करना बहुत आसान है, अपने दिमाग में बस एक चीज़ बना दो, उल्टा करना है। उल्टा क्या करना है, मिनिमम बोल रखा ना, तो ये शो करेंगे ऐसे नॉन आइडल सॉल्यूशन। मिनिमम में तुम्हें लगेगा माइनस आएगा, नहीं, पॉजिटिव डेविएशन वाले शो करते हैं ये याद रखना, पॉजिटिव डेविएशन वाले शो करते हैं। इसलिए मैंने बोला था अपने दिमाग में उल्टी प्रोग्रामिंग चलाओ। तो शोन बाय नॉन आइडल सॉल्यूशन हैविंग, सबसे मेन बात जो मैं बता रहा हूँ, मिनिमम आएगा पॉजिटिव डेविएशन में। ऐसे शो करेंगे, ऐसे नॉन आइडल सॉल्यूशन शो करेंगे जिनमें पॉजिटिव डेविएशन है, मिनिमम में पॉजिटिव, मैक्सिमम में नेगेटिव। तो शोन बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग नेगेटिव डेविएशन, ये वो शो करेंगे जिनमें नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, ये पॉजिटिव और वो नेगेटिव। चलिए बहुत बढ़िया, इसका आप एक एग्जांपल देख लो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लो जैसे यहाँ पे है, अगर हम प्योर इथेनॉल लें, एग्जांपल है ना, प्योर इथेनॉल लें, मिनिमम में C2H5OH लें, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, चाय के टर्म्स में बताऊं, नहीं मोल फ्रैक्शन के टर्म में, ऐसे क्यों करते हैं मिसप्रिंट। चलो तो ऐसे लिख लेते हैं, जैसे हम पे सिर्फ इतना हो गया कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन होंगे, एक तो इथेनॉल होगा और साथ में कौन लेना है, वाटर लेना है, बस इतना।
ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, एग्जाम्पल ही है इसमें, क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों कंफ्यूज होंगे? क्योंकि रखूँगा तो मैं 100 केल्विन ही, पर ग्राफ नीचे दिखाऊँगा, तो ग्राफ की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ, क्योंकि वो ग्राफ हमने पॉजिटिव डेविएशन में पढ़ ही लिया है कि नीचे की तरफ आता है प्रेशर, याद है ना। पी टोटल ऐसे जाता है तो नीचे या ऊपर की तरफ आता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन है तो ऊपर की तरफ आएगा, तो दोबारा नहीं बनाना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे एक एग्जांपल जैसे आप वही ले लेना, HCl और वाटर, ठीक है, इतना ले लेना, ये दो चीज़ें देख लेना, ठीक है। एजियोट्रॉप भाई सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको भी पता है, क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं, तो यहाँ पे वेपर डिस्टिलेशन तो काम की होगी ही नहीं, ठीक है। तो बहुत हार्ड है टू सेपरेट देम, इनको सेपरेट करना बहुत हार्ड है। अगर आप डिस्टिलेशन करोगे तो मुंह के बल गिरोगे, ये ठीक है, इतना याद रख लें। और कुछ चीज़ इसमें मेन जो है, तो एक मैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का केस बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, और फिर ये भी ख़त्म होता होगा। एजियोट्रॉप आपको समझ में आ गया, दो तरह के होते हैं, मिनिमम मैक्सिमम। मिनिमम दिखाएंगे पॉजिटिव डेविएशन वाले, मैक्सिमम दिखाएंगे नेगेटिव डेविएशन वाले। एग्जाम्पल लोगे आप मिनिमम का इथेनॉल और वाटर, और मैक्सिमम का लोगे HCl और वाटर। एक क्वेश्चन है, वाई एसीटोन, एसीटोन क्या होता है? CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन है। एसीटोन के साथ आप इथेनॉल ले लेना, या क्लोरोफॉर्म ले लो, वो भी सही है, CHCl3। तो इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, एंड लिखता हूँ यहाँ CHCl3, 3 Cl और यहाँ H, ठीक है। हैव वाई मिक्सचर इसका एसीटोन और ये जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म मिक्सचर हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन इंडिविजुअल, और वाई भी है इसमें क्वेश्चन में ना, कि आपसे पूछा कि अगर हमने मिक्सचर बनाया एसीटोन का और क्लोरोफॉर्म का, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंडिविजुअल से ज़्यादा है। मतलब क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज़ ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल, जो आपके इंडिविजुअल है। तो आपको पता है ऐसी चीज़ें तो बस कौन शो करता है? नॉन आइडल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करें। इसका मतलब ये जो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर है, ये एक नेगेटिव डेविएशन शोन करने वाला नॉन आइडल सॉल्यूशन होगा। मैं पूछूं वाई, तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। क्या बन रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए बस एक काम करना पड़ेगा, H यहाँ बनाना पड़ेगा, Cl यहाँ बनाना पड़ेगा। क्योंकि होती कैसा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कैसे है कि सबसे पहले जैसे यहाँ पे पॉजिटिव हो, यहाँ पे नेगेटिव हो, और यहाँ पे फिर नेगेटिव हो, तो इनके बीच में जैसे दो पार्शियली नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव के बीच में क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो होगा क्या बेटा? सिंपल सी बात है, व्हेन मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड, व्हेन मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड, जैसे ही मिक्सचर फॉर्म हुआ, देयर इज़, सिंपल सी बात देखो, मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, एक मॉलिक्यूल के अंदर है या बीच में है? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है। मॉलिक्यूल्स के विदिन है या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आपने बोलना था दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है। जब विदिन होती है तो उसे इंट्रा मॉलिक्यूलर बोलते हैं, और जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है तो उसे इंटर मॉलिक्यूलर बोलते हैं। तो यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो तभी है जब मिक्सचर फॉर्म हुआ, जब इन दोनों को साथ में मिलाया, तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर वाली प्रोड्यूस हो गई। पहले नहीं थी। इसका मतलब मिक्सचर में अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, पहले नहीं थी।
इसका मतलब मिक्सचर में फोर्स बढ़ गया, फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ गई, पहले नहीं थी। और जब भी फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आपको बॉईल करने में और ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। जैसे ही फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी मिक्सचर में तो आपको बॉईल करने में और ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। तभी मैंने बोला था जो नॉन आइडल नेगेटिव सॉल्यूशन होते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप बनाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इस वजह से ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहलाएगा। तो आपको वाई भी पता चल गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर और ये सारी चीज़ें। अब एक दिन की थ्योरी बची हुई बस, जिसमें हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है, ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर पढ़ना है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वांट ऑफ फैक्टर, उस पर बेस क्वेश्चंस करने हैं। बस इतना है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू। गुड इवनिंग। आज के सॉल्यूशन की क्लास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और इन पे बेस न्यूमेरिकल करे जाएंगे। तो फिर आप ये मान सकते हैं कि आपका 95% जो आपका चैप्टर है ख़त्म हो जाएगा जब हम न्यूमेरिकल्स कर लेंगे सारे, ठीक है। चलिए, तो सॉल्यूशंस में हमें आज पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ सिंपल सी बात है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कुछ और नहीं होती, आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ही होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जनरली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो नेचर पे डिपेंड ना करे, अमाउंट पे डिपेंड करे, मोल्स पे डिपेंड करे, क्वांटिटी पे डिपेंड करे, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो सॉल्यूशन में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है उसे ही हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डजंट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट। नेचर पे डिपेंड नहीं करता ये, डजंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट। तो अगर नेचर पे डिपेंड नहीं करता तो किस पे करेगा? मतलब सिंपल सी बात है, अगर सॉल्यूट आपका जो आपका सॉल्यूट है, चाहे वो आयनिक हो चाहे वो कोवेलेंट हो, उस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, आगे जाके मॉडिफिकेशंस होंगी ज़रूर, देखेंगे जब एबनॉर्मेलिटी आएगी तो वो बात अलग है। पर यहाँ अगर हम जनरल टर्म में देखें, लिटरली देखें, तो नेचर पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंड्स ओनली अपॉन, किस पे करता है फिर? डिपेंड्स ओनली अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट या कंसंट्रेशन। या तो नंबर ऑफ मोल्स पे करेगा या अमाउंट पे करेगा या कंसंट्रेशन पे करेगा ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एक तरह की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ही है, ठीक है। सॉल्यूशन में जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी उसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहेंगे, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो नेचर पे डिपेंड नहीं करती, अमाउंट, मोल्स, कंसंट्रेशन, क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। तो ऐसे ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अमाउंट या नेचर पे नहीं करेगी, अमाउंट पे करेगी, कंसंट्रेशन पे करेगी, ठीक है, क्वांटिटी पे करेगी, या जो भी सारी चीज़ें हैं ये ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। बेसिकली हमें 4 तरह की पढ़नी है, जिसमें पहली है जो आप पढ़ चुके हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग, और इन पे तरह तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे। वेपर प्रेशर की जो रिलेटिव लोअरिंग है उसके बारे में आपको कॉलिगेटिव के अंदर पढ़ना है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी एक तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आपने देखा था उस साइड मोल फ्रैक्शन आता है, तो क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ, एक और बात है, जैसे आप एस्टिमेशंस करते हो केमिस्ट्री में, प्रैक्टिकल में, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो ये क्वालिटेटिव नहीं होगा, ये नेचर नहीं बताएगा। नेचर से आपको क्वालिटी के बारे में पता चलता है, ये एक तरह की क्वांटिटेटिव वैल्यू है, क्वांटिटेटिव वैल्यू है, यहाँ से आपको क्वांटिटी के बारे में पता चलता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बाद आप पे आएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो हमारा फ्रेश वाटर होता है, अगर हम उसे उबालें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको पता होता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर मैं उसमें नमक मिला दूँ या मैं ब्राइन सॉल्यूशन को बॉईल करूँ तो आप खुद देखेंगे कि उसका या तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा। घटेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें देखो, कुछ चेंज आ रहा है जब हम कुछ इलेक्ट्रोलाइट
या सॉल्यूट मिला रहे हैं तो उसे ही हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लिखते हैं, अगर बॉइलिंग पॉइंट TB है तो TB में जो चेंज होगा तो डेल्टा TB। इसके बाद तीसरी चीज़ जो यहाँ पे आती है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए ज़्यादा हो जाए, मतलब एक फ्रेश वाटर की आप अगर बर्फ़ बनाना चाहें तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होगा, और अगर हम उसमें नमक मिला दें तो वो जल्दी फ्रीज़ होगा, है ना। तो नमक मिलाने से या इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्यूट मिलाने से कुछ तो फ़र्क पड़ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए TF लगा दिया। और चौथी चीज़ आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर है। जो बायो वाले आप में से हैं कैंडिडेट्स, उन्हें ऑस्मोसिस के बारे में बहुत चीज़ें पता हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होता है ये, ठीक है, परत होती है। जैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बहुत सारी होती है, एनिमल मेम्ब्रेन्स भी सेमी परमिएबल होती है, ठीक है। आप स्टार्च से देखते हो वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बन जाती है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी, है ना। ये मेम्ब्रेन आप ऐसे समझ सकते हो जैसे होली में पापड़ बनाते हैं तो भाप से जब बनते हैं पापड़, वो भी एक तरह की मेम्ब्रेन ही होती है ना। तो ये सारी चीज़ें, और केमिकली हम लैब में पार्चमेंट पेपर यूज़ करते हैं, पार्चमेंट पेपर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएगी। मैं फिर बता दूँ, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ नेचर पे डिपेंड नहीं करता, अमाउंट या कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा। और 4 तरह की ये हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। धीरे धीरे करके इनको समझते हैं और फिर इनके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, सो अब हम इसमें सबसे पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारी है क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, VP, ठीक है। बच्चों, हमने पिछली बार क्या देखा था कि जब हम राउट लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में बात कर रहे थे, तो वहाँ पे जैसे P टोटल आपका PA मतलब P सॉल्वेंट प्लस PB मतलब P सॉल्यूट होता था। पर क्योंकि सॉल्यूट आपका कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, तो वो अपना वेपर प्रेशर बना नहीं पाएगा। तो PB को हमने 0 ले लिया था, तो P टोटल आपका PA आ गया था, ठीक है। और PA आपको पता है कितना होता है, P नॉट है XA। तो कुल मिला के आपके PA जो था वो आपका P नॉट है XA आ गया था। और XA को फिर आपने क्या लिखा था, 1 माइनस XB लिखा था, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम कितना आता है, 1 आता है। तो आपका कुल मिला के बना था PA इज इक्वल टू P नॉट 1 माइनस XB। आपने मल्टीप्लाई करा था तो PA इज इक्वल टू P नॉट इंटू 1 आपका P नॉट हुआ, माइनस P नॉट इंटू XA आपका P नॉट XA हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद आपने इसको इधर भेजा था, XA को इधर भेजा था, P नॉट A XA को आपने इधर भेजा था। तो आप पे क्या बचा था, यहाँ पे P नॉट A माइनस PA बचा था। फिर यहाँ पे P नॉट A को अगर आप नीचे ले गए तो XB बचेगा आप पे सिर्फ, ठीक है। तो XB की वैल्यू कितनी आएगी, P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, ठीक है, पुरानी वीडियोस में। मैं यहाँ पे सीधा फार्मूला लिखूँगा। फार्मूला आपका कितना था, फार्मूला आपका था P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A बराबर आया था आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं तो देख लेते हैं। यहाँ पे है सबसे पहले P नॉट A, ठीक है। P नॉट A क्या है, वेपर प्रेशर है, किसका, A किसके लिए यूज़ होता है, सॉल्वेंट के लिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और ये प्योर फॉर्म में है। जब नॉट लग जाते हैं तो कौन सी फॉर्म है, प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म क्या होती है, जो इंडिविजुअल थी, मतलब बिफोर मिक्सिंग, मिक्सिंग से पहले की बात हम कर रहे हैं। अब मिक्सिंग हो गई, एक मिक्सचर बना जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, होमोजीनियस होगा ऑब्वियसली, एक जैसा दिखेगा, कोई दूसरी लेयर नहीं दिखेगी। तो तब जो प्रेशर है वो PA है। और आज की डेट में PA आपका टोटल हो गया ना, क्योंकि नॉन वोलेटाइल आपका सॉल्यूट है। तो PA है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन मिक्सचर, इन मिक्सचर, ठीक है। और इसके बाद सेम अगर हम XB बोले तो XB आप लोगों को पता होता है, कुछ और नहीं होता, मोल फ्रैक्शन होता है। और B मतलब किसका है, सॉल्यूट का है, तो मोल फ्रैक्शन हो गया। चलिए, इतनी सारी बातें आपको पता चली। आप ये याद रखना कि मोल फ्रैक्शन 2 तरीके से निकलता है, XB 2 तरीके से। एक निकलता है कंसंट्रेशन के टर्म्स में या मोल्स के टर्म्स में,
और एक निकलता है पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में, और जनरली ये वेपर फॉर्म में निकलता है। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये वेपर फॉर्म के लिए हमें यहाँ लगाने, और कंसंट्रेशन और मोल्स आपका मोलैरिटी में निकलता है या लिक्विड फेज़ में। ये आप चीज़ याद रखेंगे, लिक्विड फेज़ में भी निकल सकता है और वेपर फेज़ में भी निकल सकता है। ये हमने इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा था। तो एक्स बी की वैल्यू देखिए, मोल्स के टर्म में क्या आएगी या कंसंट्रेशन या मोलैरिटी के टर्म्स में क्या आएगी, तो आप पे आएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये आपका मोल फ्रैक्शन हो गया। और अगर हम वहाँ पे निकालें तो सिंपल सी बात है, एक्स देन इसके बाद आपको बी लिखना पड़ेगा, पर यहाँ पी लगा लीजिए आप, क्योंकि पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में आप लिखना चाह रहे हैं। तो ये आपका होगा पी बी अपॉन पी ए प्लस पी बी। माइंड इट, ये मिक्सिंग के बाद ही बनेगा, मिक्सिंग से पहले की बात नहीं है। तो पी एक्स भी आपको पता चल गया, पी बी अपॉन पी ए प्लस पी बी आएगा। दोनों की कोई यूनिट नहीं होगी, यहाँ पे भी कोई यूनिट नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है ना। अच्छा, इस कहीं तुम ऐसा तो नहीं समझ रही है प्रेशर है, तो इसे एक्स बी रहने दो और यहाँ पे सिर्फ इतना लिख दो कि ये वेपर फेज़ में, ठीक है। तो अब कोई यूनिट नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ध्यान से देख लीजिए क्या चीज़ है, फार्मूला पढ़ लीजिए, शाबाश। इस पर बेस अगर आपको क्वेश्चन करना है तो यू आर फ्री टू गो, हम करते हैं ये क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं। हर प्रॉपर्टी के साथ कुछ क्वेश्चंस कर लो, बहुत से क्वेश्चन मिक्स वाले आएंगे जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी, तो हम बाद में करेंगे, ठीक है, जब हम चारों प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे। अभी सिर्फ इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए आप पे क्वेश्चन है आप पे, द वेपर प्रेशर वीपी लिखूँगा ऑफ प्योर लिक्विड्स, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर, प्योर लिक्विड ए और बी का वेपर प्रेशर आप पे है 450 एंड 700 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये भी हमारी प्रेशर की यूनिट होती है, जैसे बार और एटीएम होती है, वैसे मर्क्यूरी कॉलम का 700 mmHg और 450 mmHg है। इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एट 350 केल्विन, ये आपका 350 केल्विन में है। इसके बाद फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर व्हेन टोटल प्रेशर आपका 600 mmHg है। चलिए अभी देखते हैं क्या चीज़ है, और उसके बाद फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज 2, वेपर फेज में भी आपको निकालनी है, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, आपसे बोल रहा है दो हम पे लिक्विड हैं ए और बी, हमें अभी ये यहाँ से पता नहीं चल रहा कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, ठीक है। और ऐसा चांस भी नहीं लेंगे कि जो नोटेशन चल रही है वही चला के रखें, नहीं तो बाद में अगर हम चेंज करेंगे तो आपको धोखा महसूस होगा। तो अभी ऐसे ही चलाएंगे। तो प्योर लिक्विड हैं दो, ए और बी, उनके वेपर प्रेशर जो है प्योर फॉर्म में वो 450 और 700 mmHg है। इसके बाद आपको टोटल प्रेशर दिया है, कहीं टेम्परेचर दिया है, तो आपको एक तो जनरल कंपोजिशन निकालनी है। कंपोजिशन मतलब यहाँ क्या है, मोल फ्रैक्शन है, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। और साथ में आपको एक और चीज़ निकालनी है, वेपर फेज में जितनी कंपोजिशन है वो भी आपको निकालनी है, ठीक है। राउल्ट लॉ का यूज़ करो, आपका आसानी से निकल जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। एक आपने निकाल दिया तो दूसरा भी आपका निकल जाएगा, ठीक है। चलिए करना शुरू करते हैं। बड़ा क्वेश्चन है पर आसानी से हो जाएगा। ध्यान से देखो आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी। एक तो आपको दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स, ये आगे वाला ए होगा, पीछे वाला बी होगा, क्योंकि यहाँ ए बी है तो ये भी ए बी होगा। तो पी नॉट ए आपको दे रखा 450, अब यूनिट लगा लेना आप लोग, और पी नॉट बी जो है आपका वो 700 है, mmHg दोनों चलेंगे। और पी टोटल आपका कितना है, 600 mmHg है। अगर आप बेसिक से चलें तो आपको पता है पी टोटल होता है
पी ए प्लस पी बी, ये आपको बेसिक से पता है। अब क्योंकि पी टोटल में पी ए जो होता है, पी ए खुद पी नॉट ए एक्स ए होता है, पी ए खुद क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए होता है, और पी बी कितना होता है, पी बी होता है आपका पी नॉट बी एक्स बी। चलो बहुत बढ़िया। आपको ये चीज़ भी पता है कि हमें वैल्यूज़ दी हैं। पी टोटल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 600, ये देखिए। पी नॉट ए आपका 450 है, एक्स है हम ऐसे रहने देते हैं, और पी नॉट बी आपका 700 है, और यहाँ पे हमने कितना लिखा, एक्स बी लिखा। बच्चों एक चीज़ आप लोगों से कोई नहीं छीन सकता कि ये नॉलेज कि मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है। इसका अगर हम यूज़ करें और क्यों ना सबसे पहले एक्स ए ही निकालें, तो एक्स ए हमारा 1 माइनस एक्स बी होगा। एक्स ए की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस एक्स बी, वो हम यहाँ डाल देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 600, यहाँ पे लिखेंगे 450, एक्स ए की वैल्यू 1 माइनस एक्स बी लिख दी, और प्लस यहाँ कितना है, 700 एक्स बी है। क्लियर है। एक्स ए की वैल्यू वहाँ से कितनी लिख दी, 1 माइनस एक्स बी। वो एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि मोल फ्रैक्शन का सम 1 आएगा या 100% आएगा। चलिए इसे खोलते हैं, तो 600 बराबर आपका 450 इंटू 1 450 हुआ, माइनस ऑफ 450 इंटू एक्स बी आपका 450 एक्स बी हुआ, और प्लस आपका कितना आया, 700 एक्स बी आया। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा 700 माइनस 450 कितना होगा, 250 होगा। 700 माइनस 450 कितना होगा, 250 होगा। देखो ना खुद, अगर ये 400 होता, ये 400 होता, तो 700 माइनस 400 कितना आता आपका, 300 आता। तो 50 और कम कर दो तो 250 होगा। तो कुल मिला के आप पे बात यह है बच्चे कि 450 को उधर भेजो, तो 600 माइनस 450 बराबर कितने के, 700 एक्स बी माइनस कितना, 450 एक्स बी। किसने अपनी जगह छोड़ी, बस इसने छोड़ी, 450 ने। अब 600 माइनस 450 अगर आप निकालोगे तो मेरे हिसाब से 150 आएगा, है ना, ठीक है। और यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 700 माइनस 450 आपका 250 आएगा। यहाँ पे एक्स बी हमने लिख दिया, 0 से 0 कैंसिल हुआ, है ना। फिर आप पे बचा 15 और 25 नीचे गया, तो 15/25 आपका एक्स बी आ गया। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो 3/5 आ गया, जो आपका 0.60 होगा। सर अब क्या करें, अब कुछ नहीं, आपको पता है एक्स ए कितना होता है, एक्स बी तो आपका 0.60 आ गया ना, तो आपको कंपोजिशन निकालनी थी, आपने निकाल ली। अच्छा एक्स बी निकाल लिया, अब एक्स ए निकाली है, तो एक्स ए की वैल्यू कैसे आएगी, 1 माइनस एक्स बी। एक्स ए की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस एक्स बी होती है, और एक्स बी आपका कितना है, 0.60। टोटल 1 होता है, एक पार्ट 0.60 है, तो दूसरा पार्ट कितना होगा, 0.40 होगा। तो ये हमने निकाल दिया, सिंपल सी बात थी। अभी आधा क्वेश्चन हुआ, 6 मार्क्स का होगा तो 4 मार्क्स का ही हुआ, 5 का होगा तो 3 का ही हुआ। अभी मेन काम क्या करना है, अभी मेन काम आपने कंपोजिशन निकाल दी, अब आपको वेपर फेज में भी कंपोजिशन निकालनी है, ठीक है। जो भी आंसर आए उसे ब्रैकेट में बंद करें। आपकी बहुतों की राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, तो हमें दिख जाए या एग्जामिनर को दिख जाए इतनी अच्छी राइटिंग में, तो ब्रैकेट में बंद करिए, ठीक है। चलिए अब सिंपल सी बात यह है कि हमें यार कंपोजिशन निकालनी है वेपर फेज में, मतलब जनरली हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज के। तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज के लिए हमें पी ए और पी बी निकालना पड़ेगा सबसे पहले, पी ए और पी बी निकालना पड़ेगा सबसे पहले। वो नहीं निकलेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो आप ये बताइए पी ए कितना होगा, पी ए आप सब ने पढ़ा है, पी नॉट ए एक्स ए होगा, ठीक है। तो पी नॉट ए कितना है, पी नॉट ए ये ऊपर वाली चीज़ है 450, और एक्स ए देखिए, एक्स ए कितना है 0.40 है। आप समझदार हैं, इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 450 इंटू 0.40 आपका 180 आ रहा है, और आपको पता है MMHG आएगा, MM और HG। ऐसे पी बी निकालिए, यहाँ तो नहीं होता ना ऐसे कि 1000 माइनस करोगे या 100 माइनस करोगे, नहीं, यहाँ निकालना पड़ेगा। तो पी बी होगा पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। और पी नॉट बी आपका कितना है, 700 है, ये देखिए पी नॉट बी आपका 700 है, और एक्स बी आपका 0.60 है, ठीक है। 2 0 खाएगा, 7 6 42, 420, यस 420 mm आएगा। सर क्या हम इसे ऐसे भी निकाल सकते थे, क्योंकि हमें पी टोटल पता था, पी ए प्लस पी बी होता है, शॉर्टकट है ये, है ना। पी टोटल आपको पता था, स्टार लगा देता हूँ, शॉर्टकट है। आपको पता था पी टोटल जो है वो पी ए प्लस पी बी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्योंकि हमें पी टोटल 600 दे रखा है, कहाँ दे रखा है, ये रहा,
और पी ए आपका कितना आया, पी ए आपका 180 आया, साथ में यहाँ पे पी बी है, तो पी बी की वैल्यू हम आसानी से निकाल लेते, 600 माइनस 180 आपकी 420 ही आती, जो कि ये रही। वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही निकाल सकते हैं, तरह तरह से निकाला जा सकता है। अब हम पे पी ए और पी बी आ गया, अब हम वेपर फेस के मोल फ्रैक्शंस या कंपोजिशन निकालते हैं, ठीक है। तो हम उसे ऐसे लिखते हैं एक्स बी, ठीक है, और नोटेशन लगानी है आपको तो ऐसे लगा लीजिए, ऐसे एक्स बी इन वेपर फेस, एक्स बी इन वेपर फेस। और एक बार हम निकालेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई, याद रखना पी ए आपका 180 आया और पी बी आपका 420 आया। और एक बार हम निकाल लेंगे यहाँ पे एक्स ए इन वेपर फेस। तो क्योंकि ये वेपर फेज में है तो हमें पार्शियल प्रेशर लेने पड़ेंगे, बी है तो पी बी ऊपर और पी ए प्लस पी बी नीचे, ठीक है, ये चीज़। और अगर एक्स ए आपको वेपर फेज में निकालना है तो पी ए ऊपर और पी ए प्लस पी बी नीचे, ठीक है। बच्चों पी ए प्लस पी बी क्या होगा, इतना भी टाइम मत वेस्ट करना, दोनों को ऐड कर रहे हैं, आपको पता है टोटल 600 है। यहाँ से ऐड करने से फ़ायदा क्या है, 600 दे तो रखा है, तो 600 डायरेक्ट दे रखा है आपको, और यहाँ पे कितना है 600 है। दोबारा पी ए आपका कितना निकला, पी ए 180 निकला, पी बी आपका कितना निकला 420 निकला। क्या सर यहाँ पे भी वो लागू होगा कि एक निकालो और दूसरे को 1 से माइनस करो, तो यस, सारे मोल फ्रैक्शन में चाहे कैसा भी फेज़ हो लागू होता ही है, ठीक है। तो ए का अगर आप निकालोगे 180 बाई 600 तो कुल मिला के आप पे 0.30 आएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, काटोगे तो 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, फिर 2 3 जा 6 और 2 10 जाइए, तो लगभग आपका 0.30 आएगा, ठीक है, 0.3 आएगा, पर जीरो आप खुद लगा लीजिए। तो आप पे पता चल गया आपको एक्स से कितना है 0.30 है, तो इसे करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसे 1 माइनस 0.30 भी लिख सकते हो। आप लोगों पे तो कैलसी होता है, सीधा निकालो, ठीक है, और ये आपका 0.70 आ जाएगा। तो आपको ये दोनों कंपोजिशन मिली, इन्हें ब्रैकेट में बंद करना प्लीज़। फाइनली लिखना एक्स बी वेपर प्रेशर में इतना आया ब्रैकेट में बंद, और एक्स ए वेपर प्रेशर में इतना आया ब्रैकेट में बंद, ठीक है। तो आपको पता चला नॉर्मल जो कंसनट्रेशन थी उसमें 0.40 और 0.60 था, और वेपर फेज में 0.30 और 0.70 था। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को करने होंगे। चलो बहुत बढ़िया। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 Kelvin is 23.8 mm Hg। उसके बाद 50 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया आपको पता ही है क्या होता है, NH2 होल ट्वाइस CO, CO NH2 NH2 या COSE और NH2 होल ट्वाइस। तो 50 ग्राम्स ऑफ यूरिया इज dissolve in 850 grams of water, और वाटर प्योर होगा, अभी तो प्योर ही है, मिक्स नहीं करा। तो कैलकुलेट सबसे पहले आपको वेपर प्रेशर निकालना है। तो कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। वाटर का वेपर प्रेशर निकालना है आपको, प्योर दे रखा है बेटा, P0A दे रखा है, वाटर ही सॉल्वेंट है ना, यूरिया आपका क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो P0A दे रखा है प्योर फॉर्म का, PA निकालना है आपको, एंड ऑल्सो रिलेटिव लोअरिंग भी इसकी निकालनी है। तो पहले तो रिलेटिव लोअरिंग ही निकल जाएगी ना, पहले ये निकलेगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपने क्वेश्चन देख लिया। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया किसका, यूरिया और पानी का। यूरिया खाद के लिए जैसे यूज़ होती है ना, मैन्योर के जैसे, फर्टिलाइज़र के जैसे, तो वही है। तो 50 ग्राम यूरिया हमने 850 ग्राम वाटर में मिलाया, टोटल सॉल्यूशन 900 को मिल गया। हालांकि उसका यहाँ कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। उसके बाद
जो आपका वेपर प्रेशर प्योर वाटर का था वो 23.8 mmHg होगा। आप ये भी मान सकते हैं हमेशा कांस्टेंट होगा इतने केल्विन में, रूम टेम्परेचर में, याद नहीं करना। और आपको वेपर प्रेशर मिक्सिंग के बाद का निकालना है वाटर का, मतलब PA निकालना है, और साथ में रिलेटिव लोरिंग भी निकालनी है। आसानी से कर लोगे आप लोग, कैलकुलेशन आप लोगों के भरोसे। मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे जो यूरिया होगा वो आपका सल्यूट मतलब B को डिनोट करेगा, और जो आपका वाटर होगा वो आपका A को डिनोट करेगा। सर यूरिया का केमिकल फार्मूला, यूरिया का केमिकल फार्मूला बेटा NH2CO NH2, ये आपका यूरिया होता है, ठीक है, यूरिया। अब दिया आपको क्या क्या है, एक तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा है, क्योंकि वाटर आपका A हो गया तो प्योर मतलब P0A होता है, प्योर के लिए नॉट लगता है और वाटर के लिए A है, तो P0A आपका 23.8 हो गया। इसके बाद आपको दिया क्या है, 50 ग्राम ऑफ यूरिया दिया है, तो ये गिवन मास है, 50 ग्राम आपका क्या है गिवन मास, और यूरिया आपका B है, तो ये आपका WB बन गया। तो WB आपका कितना है, 50 ग्राम्स है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे यूनिट लिख लेना mmHg, है ना। और डिज़ोल्व इन 850 ग्राम्स ऑफ वाटर, वाटर आपका क्या है, A है, सॉल्वेंट है, और गिवन है ये 850 ग्राम, तो ये WA हुआ 850 ग्राम्स, ठीक है। अब आपको क्या निकालने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ मोल फ्रैक्शन होता है और मोल फ्रैक्शन में मोल्स आते हैं, तो ज़रा आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लो B का, क्योंकि A का तो आपको पता होता है, वाटर का कितना होता है 18 होता है। कैसे सर, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 2, कुल मिला के 18 ग्राम पर मोल में आता है। मॉलिक्यूलर मास यूरिया का निकालेंगे तो कुल मिला के देखिए कितने नाइट्रोजन है, 2 हैं, एक नाइट्रोजन का मास कितना 14, 2 का कितना 28, प्लस ऑक्सीजन कितना है एक ऑक्सीजन का 16, कार्बन कितना है एक का कितना 12, हाइड्रोजन कितना है 4 का कितना +4। तो अगर आप इसे ऐड करें 16 + 4 आपका 20 हो गया, 20 + 12 आपका 32 हो गया, और 32 + 28 आपका 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ठीक है, 60 ग्राम पर मोल। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्योंकि हमें फार्मूला पता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो होता है P0A - PA अपॉन P0A बराबर कितने के, मोल फ्रैक्शन के, XB के। चलिए कुछ वैल्यूज़ डाल लेते हैं। पहले उससे पहले XB को खोल लीजिए, तो XB क्या होता है, XB इज़ मोल फ्रैक्शन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B ऊपर और टोटल नीचे Na + NB नीचे, ठीक है। नाउ आप तेज़ी से कर रहे होंगे, अच्छी बात है, मेरे को थोड़ा समय लगता है चीज़ों को समझने में, इतना तेज़ नहीं हो। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। P0A आपका 23.8 है, PA आपको निकालना है, और फिर आपका P0A दोबारा 23.8 आया। यहाँ पे आपका NB नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास होगा, आपको सबको पता ही है। NB जो होगा वो WB/MB होगा। ऐसे ही यहाँ पे NB कितना होगा, WB/MB होगा, और यहाँ पे Na क्या होगा, WA/Na M, ऐसा होगा। चलिए बहुत बढ़िया। इसको अगर हम खोलें, ये आपका 23.8 है माइनस PA अपॉन कितना 23.8 बराबर WB। देखिए WB आपका 50 है, MB आपका 60 है। ऐसे यहाँ पे WB आपका 50 है, MB आपका 60 है, WA आपका 850 है, MA आपका 18 होता है वाटर का ना। अब इसे आप सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, आई होप आप कर लेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको ये चीज़ बता देता हूँ, ये चीज़ कितनी आ रही है ज़रा वेरीफाई कर लो। सिर्फ इतनी चीज़ आपकी आ रही है 0.017, इतनी सी चीज़, ठीक है। ये जो डिवीज़न में है ये आपका 0.017 आ रहा है। शाबाश, आगे बढ़ेंगे। है क्या मतलब, ये पूरी चीज़ आपकी 0.017 है। इसका मतलब 23.8 माइनस PA अपॉन 23.8 आपका आया 0.017। अब होगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 23.8 माइनस PA इज़ इक्वल टू 0.017 इंटू 23.8। सो PA की वैल्यू आप निकाल सकते हो। PA की वैल्यू आपकी कितनी आई, PA की वैल्यू आपकी कैसे आएगी, ये चीज़ उधर जाएगी और ये चीज़ इधर आएगी। 23.8 अपनी जगह है, 0.017 इंटू 23.8। नाउ आप कैलसी से सॉल्व करो बच्चे, और PA की वैल्यू मुझे mmHg में बताओ कितनी है। यस 23.8
कितनी आ रही है? 4 आ रही है, 23.4, ठीक है। तो 23.4 आ गई, शाबाश, mmHg, 23.4 mmHg, ठीक है। तो PA आप पे आ गया। तो ये आपका एक काम हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर आपने निकाल दिया। अब हमें रिलेटिव लोअरिंग भी निकालनी है। तो रिलेटिव लोअरिंग कुछ और नहीं होती, रिलेटिव लोअरिंग ये चीज़ होती है जो आपने अभी देखी थी, P0A माइनस PA अपन P0A, ये आपकी रिलेटिव लोअरिंग होती है। RL आप इसे बोल सकते हैं, XB के बराबर होता है वो अलग बात है, पर आज तो हमें सारी चीज़ें पता है, हम यहीं से निकालेंगे। तो P0A आपका देखिए कितना है, 23.8 है। PA आपका कितना है, 23.4 है। और P0A दोबारा कितना है, 23.8। अगर आप ऊपर से काटेंगे तो 23.8 माइनस